इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप ड्राइव में जाओगे, उसमें लिखा होगा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप ट्राई करो। 2 असाइनमेंट है कम से कम, एक में आई थिंक मुझे लगता है 50-60 तो होंगे कम से कम, दूसरा भी वैसे ही है। सो प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस करने के लिए आपको। देखो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट खुलेगा। डेफिनेशंस की एक बार पढ़ोगे ज़्यादा नहीं खुलेगा, लेकिन उसी को डिफरेंट वे में क्वेश्चंस के थ्रू घुमा देगा, फिर आपको समझ आएगा अच्छा इसका ये भी मीनिंग है, इसका ये भी मीनिंग है, लाइक डिफरेंट वे में। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा। जी सॉल्यूशंस क्लास में होगा, आप ट्राई करो, नहीं हो रहा है पूछो, डाउट क्लास रखेंगे अभी। जैसे एक बार थ्योरी खत्म हो जाती है तो मैं क्लास में खुद ही डिस्कस करूंगा, तो डाउट क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ डाउट डिस्कस होंगे। तो अब डाउट वो बच्चे पूछेंगे ना जो प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज है जी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक डायरी बना लो पतली छोटी सी, देखो मैं रखता हूँ अपने पास, मेरा क्या स्ट्रेटजी है, मैं कुछ भी होता है मैं लिख लेता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो मेरे पास क्या है, डायरी रहता है, मैं देखो मैं ऐसा 2 डायरी लेके चलता हूँ। तो ये जनरल पर एक ये है, इसमें लिख लेता हूँ मैं, मुझे कोई डाउट कुछ है दिमाग में तो मैं लिख लेता हूँ फटाक से, ताकि कभी जब खाली बैठा हूँ देखो। जब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी तुम डायरी रखो पतली सी छोटी सी चाहे, है ना, उसमें डाउट्स लिख लो। जैसे मान लो कोई तुम कर रहे हो, डाउट्स आ गया, कई बच्चे व्हाट्सएप कर देते हैं मुझे, अब मुझे याद नहीं कि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, तो मैं उस टाइम नहीं बता पाऊंगा। तुम एक लिख लो, क्लास अभी है, चाहो तो अभी तुम डाउट से ही शुरू कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले आधे 1 घंटे तक डाउट ही डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले 1 घंटे पढ़ाएंगे या एंड में डिस्कस करो। तो देखो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, डाउट्स नहीं पूछोगे, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब में भी लिखी है, और भी लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, या जहाँ तहाँ मिल जाएगा आपको। सीखोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, फिर जो आपके अंदर कमियां हैं वो पता करोगे, फिर वो हमसे पूछोगे, फिर उसको दूर करोगे, सिंपल है। तो इसीलिए जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ बोलो। गुप्ता कपूर की किताब में ये सब नहीं दिया हुआ। क्या सब नहीं दिया, सब दिया है, तुम देखो ध्यान से, है सब है। क्या बात कर रहे तुम? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, गुप्ता कपूर वाली बुक में सब है, तुम ध्यान नहीं दिए। मेरे पास एक गुप्ता कपूर की बुक है, मैं भी देखता हूँ कौन सा चैप्टर है। हालांकि ये बुक थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेट सा लगता है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। बुक अच्छी है, एग्जाम के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं है। एग्जाम के हिसाब से रोहित की बुक ऑर्गेनाइज्ड है, एक एक ऑर्डर में सब कुछ है, और उसका लेवल भी इससे बेटर है बीके रोहित की का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए ये अच्छा प्रॉब्लम के हिसाब से अच्छी बुक है जी। बेसिक से शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब बेसिक से शुरू करना है। देखो कहीं भी आप हो तो आपको पता चल रहा होगा क्या आपकी तकलीफ है, अब हमसे वो तकलीफ डिस्कस करो, फिर हम वो वहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है मैंने 2 साल नहीं किया, यही बात। यस आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोविड 2020 में आया था, तो अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 20 बैच वाले या 19 बैच वाले ही हैं, 19 बैच के या 20 के या 21 बैच के हैं। तो ये वही लोग हैं जो कोविड के दौरान सफर किए, कोविड में पूरा पढ़े नहीं, 2 साल आप भी नहीं पढ़े, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े। तो बेसिक कहाँ से शुरू करें, तो एक बार 11th-12th की चीज़ आपने अच्छे से पढ़ रखी है, बस रिवाइज कर लो, वो बैकग्राउंड बना देगा आपको। प्रोबेबिलिटी वाली जो ही है इसका स्पेशली, तो ये ऑलमोस्ट 80% चीज़ें 11th-12th की है। इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा डाउट डिस्कस करो। हालांकि मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाओ, आप चैनल्स में जाना, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें एक प्री रिक्विजिट लेक्चर के नाम से 12 लेक्चर मैंने लिए थे अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने एनसीईआरटी ही डिस्कस किया बच्चों के साथ कि एक एक क्वेश्चन करो और डाउट पूछो, क्वेश्चन करो डाउट पूछो। उसमें हमने सेट्स चैप्टर डिस्कस किया क्लास 11th एनसीईआरटी का, बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी क्लास 11 की डिस्कस किया, क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया। तो ये 5-6 चैप्टर हमने डिस्कस किया था क्लास में, कि थ्योरी को बता दिए शॉर्ट में, बच्चों को बोला होमवर्क है, ट्राई करके आओ पूरा चैप्टर, फिर डाउट पूछो। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि जो जहां जहां आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे आप कोई क्वेश्चन करे, आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको मतलब ये तो पता हो कि क्या नहीं पता है, तो फिर आप ढूंढ पाओगे। जैसे मान लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, तो आप 7 जो चैप्टर 7 है 11th क्लास, एक बार गो थ्रू हो जाओ कि लाइक मुझे एन ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट चुनना है, विदाउट ऑर्डर तो एनसीआर लगाएंगे, विथ ऑर्डर एनपीआर लगाएंगे, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पे है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, या मैं बताऊंगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो, फिर जो जो डाउट्स एक एक करके आप पूछते जाओ, तो वो क्लियर होता जाएगा। तो ये चाहिए, मेरे क्लास में डाउट पूछने की बड़ी फ्रीडम है, आप अभी डाउट से शुरू करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट पूछो, फिर डाउट से चीजें क्लियर होंगी, एक एक चीजें क्लियर होते थे आपके कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक दिन ऐसा नहीं आएगा, एक ही दिन ऐसा आएगा सब आपको आ जाएगा, नहीं, एक एक करके आएंगे, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें आएंगी, इस तरह से है जी। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यस, तो परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यस।
तो बाकी तुम कह रहे थे इसमें नहीं है प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी होगा। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है तो चैप्टर 3-4 प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी 2, चैप्टर 3-4 में एक कंटेंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चैप्टर 4 है रैंडम, चैप्टर 5 है रैंडम वेरिएबल, तो 3-4 चैप्टर गुप्ता कपूर में ये है। आप प्रैक्टिस करो इसके, एग्जाम्पल एक्सरसाइज करो, डाउट पूछो मुझसे। देखो बहुत कुछ मार्केट में सिलेक्टेड बुक्स में प्रॉब्लम, मैंने कहा प्रसन्ना साहू वाली बुक में एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करो आप, गुप्ता कपूर बुक की एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करो। वीके रॉज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो भी है आप ट्राई करो। ये हो गई, और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, पीडीएफ अवेलेबल। मजे की बात क्या, पीडीएफ है, आपको कुछ करना नहीं है, पीडीएफ खोलने हैं फोन या लैपटॉप में, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो खरीदना है नहीं सारी बुक्स। फिर अभी मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, असाइनमेंट ने कुछ अपलोड्स किए हैं अभी। पीवाईक्यू आपको कुछ दिन, ये जब टॉपिक आज खत्म हो जाएगा तो कल जो क्लास होगी, मतलब परसों जो क्लास होगी, उसमें मैं इस पे टॉपिक पे गेट और जैम में जितने क्वेश्चन आए 2005 से 23 तक वो क्लास में ही कराऊंगा, ताकि आपको ये समझ आए कि जो हमने कराए हैं वो आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे और कहाँ दिक्कत है, ताकि वो दूर किया जा सके। ये चीजें तो कल अगली क्लास जो होगी प्रोबेबिलिटी की, आज ये थ्योरी खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अभी ये पार्ट करके आज ये खत्म कर लेंगे, तो ये थ्योरी खत्म हो गई। तो अब अगली 2 क्लास 3 क्लास डाउट क्लास चलेंगी। तो एक क्लास तो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, जैम या गेट 2005 से 23 तक के जितने क्वेश्चन उसके कराऊंगा मैं। फिर अगली क्लास में आप जो असाइनमेंट्स मैंने ड्राइव में अपलोड किए हैं या जो नहीं भी किए आप घर पे खुद से कर रहे हो डिफरेंट प्लेसेस से, आप कोई भी डाउट कहीं का भी पूछ सकते हो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आप पूछोगे, मैं ट्राई करूंगा, होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं ट्राई करके आऊंगा, फिर कराऊंगा, इस तरह से है। अगर एग्जाम के लिए लायक नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, वो चीजें हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी हो जो एग्जाम के लेवल की नहीं है तो क्यों करेंगे हम, तो वो देख लेंगे एग्जाम के लेवल की है कि नहीं, एग्जाम के पैटर्न पे है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं एग्जाम के लिए, ये इस तरह की चीजें हैं। तो लेकिन आप पूछो तो कम से कम, ताकि मुझे तो ये तो लगे कि आप लोग ट्राई कर रहे हो। आप पूछो तो कि आप ट्राई कर रहे हो। देखो सिर्फ आप ही हो जो अपना रैंक बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। मैं एक सपोर्टिव हैंड हूं कि आपको जहां तकलीफ है वहां मदद कर सकता हूं। मैं आपका एग्जाम तो दूंगा नहीं, और अगर सिर्फ पढ़ाने से हो जाएगा तो जितने बच्चे आएंगे सबका रैंक होगा, ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर में बताया 300-400 बच्चे मेरे पास थे जैम स्टैट्स के, एंड तक 350 के करीब बच्चे थे, और गेट के लगा लो 25 बच्चे थे। लेकिन क्या सारे क्वालिफाई किए? नहीं। सेकेंड रैंक भी आया कुछ का, सेकेंड रैंक आया हमारा 15, 16, 17 हमारे था, 20, 21, 22 इस तरह के रैंक्स थे, मतलब अराउंड ऐसे थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हुआ। आपने रिजल्ट वो देखे जिसका रिजल्ट हुआ, लेकिन आपने वो नहीं देखा जिसका नहीं हुआ, है ना। 350 बच्चे, हमने 100 बच्चों को रिजल्ट दिखाए, तो आपने सिर्फ 100 बच्चों को देखा कि इन 100 बच्चों के रिजल्ट हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे 250 बच्चे और भी थे जिनका नहीं हुआ है। हमने पढ़ाए सबको थे। तो ये भी सच्चाई समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो बच्चे जो एफर्ट्स कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उन्होंने किया। आप तुम पूछो जिनका नहीं हुआ, तो उनसे पूछो क्यों नहीं हुआ, तो वो खुद बताएंगे वजह, या तैयारी सही से नहीं की, या प्रैक्टिस नहीं की, या इस तरह से नहीं हुआ, एग्जाम खराब हो गया, डिले हो गया, मतलब उनको वजह पता है इस तरह से। या हमने हो सकता है गलत पढ़ाया हो, खराब पढ़ाया हो, वो उनका वो है, ठीक है ना, इस तरीके से है। लेकिन आप ही हो जो अपने एग्जाम को सही कर सकते हो, और जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उन्हीं का रिजल्ट होना है। अभी 3000 बच्चे जैम का फॉर्म भरते हैं, 1500 बच्चे गेट का फॉर्म भरते हैं, ठीक। तो जो 1500 बच्चे गेट का फॉर्म भर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ही भर देते हैं, तो मुश्किल से गेट में 100-200 बच्चे जो सीरियस हैं, जो तैयारी करके देते हैं। मैं बता रहा हूँ गेट स्टैट्स का सिर्फ 100-200 बच्चे हैं जो सीरियस हैं, जो तैयारी करके, बाकी ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, ऐसा है। जैम में भी ऐसा ही है, 500 बच्चे सीरियस होंगे जो ढंग से तैयारी करके जाते हैं, बाकी ऐसा ही है, फॉर्म भरते हैं बस। तो अगर आप उस एस्पिरेंट में हो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो, पूरा एफर्ट्स दे रहे हो, तो आपका ही सिलेक्शन होगा। पेपर आसान है डिफिकल्ट है क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होगा, सिंपल है। कैसा ही पेपर आएगा, सर बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, डिफिकल्ट पेपर आया तो जो फॉर्म नहीं भरा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो है ना। नहीं है, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, उन्हीं में से रैंकिंग होनी है। तो आप अगर उनमें से सबसे ज्यादा मेहनत की हो, सबसे अच्छे एफर्ट्स किए, आपके कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे हैं आपके, तो आपका ही सिलेक्शन होगा, सिंपल है। तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, क्या अपना ऑनेस्टली से तैयारी कर रहे हो, आप क्या दिन में आप 6-8 घंटे दे रहे हो चीज़ों को। अगर जो बच्चा ड्रॉप करके ले रहा है तो आप 6-8 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज के साथ कर रहे हो कम से कम 3-4 घंटे दे रहे हो क्या, ये चीज़ें हैं। बस सीखना है चीज़ें, प्रोसेस क्या है, कोचिंग क्या है,
बस आपको हम सिखाई तो रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। तो ये हो गया थ्योरी कंप्लीट करना, कि चलो आपको उसके बारे में बता दिया। अब क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आपको एग्जाम के, कि ये क्वेश्चन आए हैं देखो पिछले साल, इस साल में, अब ये कैसे होगा। ये तो आधे तो आप खुद ही कर लोगे, आधे ज़्यादा खुद ही कर लोगे आप लोग। आप करके देखो, प्रीवियस पेपर मैंने ड्राइव में अपलोड कर रखा है, वहाँ जैम 2005 से 23 तक का एक फाइल अपलोडेड है, गेट 2005 से 23 तक अपलोडेड है। अब जाके ट्राई करो, नहीं हो रहा मुझसे डिस्कस करो, तो फिर ये पता करो कि कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उस पर काम करें हम लोग मिलके इस तरह से। ओके सो अब पिछले साल गेट की मैंने कोई तैयारी वाली नहीं की, मेरे 3rd रैंक अभी आए थे पिछले साल गेट में, मैंने कोई तैयारी नहीं की, कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया मैंने, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया मैंने, है ना। बस जो मैं जैम वालों को पढ़ाता हूँ और जो गेट वालों के साथ मैंने वो डिस्कस किया था PYQ, बस वो जाके एग्जाम दे आया मैं सीधा। तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे रैंक क्यों आए? क्योंकि पढ़ाने से मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए ना, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मैं जाके एग्जाम में अटेम्प्ट किया, हो गया। ये चीज़ें हैं। सो मेरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं घर पे बच्चों को करा रहा हूँ और मेरे से हो रहा है, तो एग्जाम में भी होगा, ऑब्वियस है। अब जो लोग घर पे सॉल्यूशन देख के करते हैं, तो एग्जाम में भी सॉल्यूशन चाहिए उनको, क्योंकि आपके दिमाग को वैसे ट्रेन किया आपने। तो आप अनसॉल्व क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस दिमाग को दो, नहीं होगा कोई बात नहीं, आप टाइम दो, सीखो। एग्जाम में 100 में 100 थोड़ी लाने हैं आपको, 50 लाने हैं, टॉप 10 में आ जाओगे 50 आ गए तो, चाहे गेट हो या जैम हो। ओके तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और किसी को कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो आप। बाकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यही तरीका है अच्छे स्कोर करने का। ठीक है, क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। थ्योरीज बार बार रिवाइज करो, दिमाग में रहेंगी, भूलोगे नहीं जी। गुप्ता कपूर इज सफिशिएंट। हाँ, गुप्ता कपूर अकेला सफिशिएंट है एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए, सिर्फ गुप्ता कपूर कर लो वो काफी है। गुप्ता कपूर प्लस PYQ तुम एक बार मेरे साथ करो, दूसरी बार मैं खुद फिर PYQ कराऊंगा ईयर वाइज, फिर आगे टेस्ट उस लूंगा, उसमें भी कई बार PYQ का भी टेस्ट रखेंगे जस्ट फॉर रिवीजन, ताकि एक टेस्ट होगा कि आप चेक करो कि आपके जो PYQ आपने किए उसमें कितने एक्यूरेसी है, क्या 100 में 100 ला पा रहे हो। वो पेपर जो आपने कर रखे, जो मैंने करा रखे, क्या उस पेपर में आपके 100 में 100 आ रहे हैं, मैं वैसा टेस्ट लूंगा अभी, तो PYQ का ही टेस्ट होगा। तो आप चेक करो कि क्या 3 घंटे में आप उसमें कर पा रहे हो, 100 में 100 ला पा रहे हो। अगर मैं 2023 का ही पेपर दे दूं आपको, तो क्या 100% कर पाओगे आप? तो आपको ये देखना है कहाँ दिक्कत है। एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो आपसे मिस ना हो जो आ चुके हैं, एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा ना हो कि नहीं आता हो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो चीज़ें तो क्लियर हो ना। और कितने क्वेश्चन जैम में देखोगे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं 2015 से 23 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितने हो गए? 9, 6 × 9 540, 60 × 9 540 क्वेश्चन तो सिर्फ जैम के हैं तुम्हारे पास टोटल सिलेबस पे, PYQ वाले हो गए। उससे पहले 2005 से 2014 तक 30 क्वेश्चन अराउंड आते थे, कभी 29, कभी मतलब पैटर्न चेंज होता रहा है। तो 30 क्वेश्चन एवरेज लगा लो, 30 को नेट ना 10 हो गए 300, तो तुम्हारे पास टोटल अराउंड 900 1000 क्वेश्चन जैम के ये करने को। उसी 1000 क्वेश्चन को तुम 10 बार कर लो। 10 बार क्यों बोलता हूँ करने को? ताकि एक ऐसा छोटा सा भी कॉन्सेप्ट ना हो जो तुमसे मिस हो जाए एग्जाम में। कोई ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो कि इस, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें पर्सपेक्टिव खुलते हैं। डेफिनेशन एक पर्सपेक्टिव देगा तुम्हें कि अच्छा ऐसा है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो उसी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ आएंगे तुम्हें कि ओके ऐसे भी है। डेफिनेशन है थ्योरम जो भी है ना। सो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है। अब हम अपडेट कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों से हेल्प मांगी है, वो हमारे लिए असाइनमेंट्स बना रहे हैं, है ना। सो असाइनमेंट्स अभी ड्राइव में अपलोड होते रहेंगे। तो मेरा प्लान ये कम से कम एक, जैसे ये टॉपिक है तो इस पे कम से कम 400-500 क्वेश्चन इसके उसमें अपलोडेड हो ड्राइव में, क्वेश्चन सिर्फ असाइनमेंट नाम से, है ना। आप करो सॉल्व जितना कर सकते हो हर टॉपिक के ऐसे। चलिए, तो अभी जो मैंने अपलोड किए 2 असाइनमेंट तुम देखना, प्रॉब्लम सीट 1, प्रॉब्लम सीट 2, उन दोनों में तुम प्रॉब्लम चाहो तो काउंट कर लो, 100 से कम नहीं होगा दोनों मिला के, 100 से कम नहीं होंगे। 100+ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे। मैं देखता हूँ कुछ लोग सिर्फ तैयारी करते हैं, ये सोच के तैयारी कर मतलब कोचिंग करके हो जाएगा, सर नहीं होता है ऐसे। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो बस ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग बिना एफर्ट्स के, नहीं होंगे। क्योंकि वो बच्चा जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, अगर कोचिंग नहीं भी कर रहा है और अगर उसके कॉन्सेप्ट आपसे बेटर हैं तो वो क्वालिफाइड होगा। कोचिंग सिलेक्शन थोड़ी करा रहा है, सिलेक्शन इस बात पे हो रही है कि आपने कितना सीखा, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन में कितने अप्लाई कर पा रहे हो, है ना, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तो आप कोचिंग इसलिए ज्वाइन किए हो कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो,
आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, है ना। आपको कोई ऐसी चीजें ना हो जो आपको पता ही ना हो, सिलेबस में कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको पता ना हो, तो इसलिए आपने ज्वाइन किया कि वो पता हो आपको, आप उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ये चीजें हैं। बाकी बच्चा चाहे तो घर बैठ के भी कर सकता है बिना कोचिंग का। अल्टीमेटली पर्पस सीखना है, एग्जाम में वो आपके लर्निंग टेस्ट किए जा रहे हैं, आपने कितना सीखा है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं, यही चेक किए जा रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हाँ हाँ, ये भी कराया था अगर याद हो तो। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बुल्स इनइक्वालिटी, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर किसी को याद नहीं है तो इसका मतलब उसने डिवाइस नहीं किया है, ये चीजें हैं, मतलब डिवाइस करो आप, है ना। और बोनफेरोनी इनइक्वालिटी ये था कि ये बाउंड बता रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज का, आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई and more than equal to summation of probability of AI minus summation probability AI intersection AJ। so ये इसकी लोअर बाउंड है, यहाँ I लेस देन J, तो ये क्वांटिटी लोअर बाउंड है, ये क्वांटिटी अपर बाउंड है इसका, probability of union AI का। so इस इनक्वालिटी का नाम था बोनफेरोनी इनक्वालिटी। so ये इस probability of union AI इसका बाउंड बताता है, और ये था बोल्स इनक्वालिटी। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जैसे उसमें आ गए कि प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई लेस देन 3, तो वो ग्राफ बनाना है। ज्योमेट्री मतलब आपको ग्राफ बनाना है, देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस, या एरिया ऑफ द इवेंट अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस। अगर वो ग्राफिकल 2D फिगर लाइन वाली है तो लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ इवेंट अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस, उससे रिलेटेड। वो जो वॉल्यूम या एरिया वाला बताया था वही प्रॉब्लम। यस यस यस, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी उसका है, मतलब ज्योमेट्री यूज होगा समहाउ, लेंथ एरिया और वॉल्यूम इस तरह की चीजें यूज हो सकती हैं। दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली जो सैंपल स्पेस का होगा तो इवेंट उसी से रिलेटेड होगा, सेम ही होगा। यस, ठीक है। तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वही टॉपिक है जो क्लास 12 के एनसीईआरटी में, दिस इज नथिंग न्यू। अच्छा, पेयर वाइज और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस वहाँ अलग अलग डिस्कस नहीं किया, आई थिंक वहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्कस किया है, यहाँ पे नया है। सो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले डिस्कस करूँगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, फिर देखेंगे इवेंट इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, और फिर इसमें आएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पे आएंगे। अब ये पहली बात ये कि इसका बारे में पता हो हमें, है ना, इसको समझना है, बार बार रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं ये चीजें। चलिए, तो हम आते हैं आगे। तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरीज लिमिटेड है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स के लेवल डिफर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अब इस बार मैंने प्लान किया है कि अभी मैंने आपको जो पहले लेक्चर लिया था, लेक्चर 0, उसमें ये बताया था कि जैम वालों को जैम का और गेट का पेपर कराएंगे। अभी मैंने डिसाइड किया जैम, गेट और ISI तीनों का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे, जो क्रैश कोर्स मेरा आएगा एंड में। तो जैम के जितने पेपर्स अभी पिछले पास्ट के 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था, तो अब से अभी तक के जितने क्वेश्चन होंगे सारे डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि पूरा मैं ही पढ़ा रहा हूँ। गेट के डिस्कस करेंगे, फिर ISI के भी पेपर डिस्कस करेंगे। इसीलिए डिस्कस करेंगे कि उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मोर अच्छा लेवल होता है। और आपका लेवल अगर एग्जाम के लेवल से ऊपर है तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करोगे, है ना। अगर आपने अपना लेवल एग्जाम से ऊपर उठा लिया तो एग्जाम के पेपर आपको आसान लगेंगे, ये चीज़ें। तो हमने सोचा कि ISI का पेपर डिस्कस करेंगे उसमें। एक बात थी सर। जी सर, ISC कोई मतलब कांटेक्ट नहीं कर रहा था इंस्टेंट का कुछ? ISC की बात कर रहे हो आप? मतलब जैम के थ्रू कोई जा सकता है? हाँ, आप जैम के थ्रू जा सकते हो। इसका क्या प्रोसेस है कि आपने जैम का एग्जाम दिया, सो उसका एक जैम का जिस दिन रिजल्ट आता है, ठीक है ना, तो जब जैम का रिजल्ट आता है तो आपको उसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अभी हमारे कई स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू देके आए हैं, सो जब जैम का रिजल्ट आएगा तो आप उसके वेबसाइट पे, जो IISc का एडमिशन की वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करो आ जाएगा, admission.isc.in, तो उस पे जाके आपको अप्लाई करना है एडमिशन पोर्टल में। तो वहाँ ऑप्शन आता है किसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो जैम का एक ऑप्शन आता है। फिर आप अप्लाई करोगे,
फिर जो अच्छे रैंकर्स है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपके रैंक के हिसाब से आपको मेल करेंगे वो कि आपका इंटरव्यू इस डेट, अभी इंटरव्यू चल रहा है, जो बच्चे जैम वाले हैं उनका इंटरव्यू अभी चल रहा है जो, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा आईएससी में जैम के बेस पे। तो वहाँ जो कोर्स है वो है इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिकल साइंस, जैम के थ्रू होगा एडमिशन उसमें, ठीक है। जैम का स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू का स्कोर, जो इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हो, अलग से इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब अप्लाई करोगे वेबसाइट पे जाके, फिर वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर आप इंटरव्यू दे के आओगे, फिर आप उनको लगेगा कि आप में पोटेंशियल है एडमिशन, मतलब आप डिजर्व करते हो एडमिशन, तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा इस कोर्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब एमएससी प्लस पीएचडी एक साथ। आई थिंक ये 6-7 साल का कोर्स है, ठीक है। सो ये पीएचडी डिपेंड करता है इंसान पे कि आप कितने साल में कंप्लीट कर लेते हो, या आपके गाइड पे। जैसे मैं अभी 3 साल में मेरा खत्म होने वाला है, कुछ लोग हैं इनके 4 साल लगते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल भी लगते हैं लोगों को, मैं जानता हूँ, तो वो अपने ऊपर है। आईआईटी बॉम्बे में भी है, आईआईटी बॉम्बे में जो कोर्स है वहाँ भी है, बहुत लोगों को पता भी होगा, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, ओआर, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है ना, ओआर शॉर्ट में बोलते हैं। ये भी जो ऑफिशियल इसका एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है, हालांकि अब एमएससी अलग कर दिया है, तो वहीं पे तीसरे सेमेस्टर में यहाँ पे जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में जो है आप प्लेसमेंट बैठ के प्लेसमेंट लेके निकल जाओ, या पीएचडी में कंटिन्यू कर लो, दोनों ऑप्शन रहता है यहाँ पे। सो चूंकि मैं यहाँ रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पता है इसका, तो इसमें भी ऐसे ही, इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, जो वेबसाइट पे लिखा है, जो आईआईटी बॉम्बे का ड्यूरेशन है वो 5 साल में एमएससी प्लस पीएचडी आपको देगी, वो ऐसा बोलता है उसमें। लेकिन पीएचडी फिर से वो एमएससी जैसा नहीं, कोर्स वर्क कंप्लीट किया हो गया, पीएचडी में रिसर्च है, वो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट का एक क्राइटेरिया है कि कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपके एससीआई जर्नल में पब्लिश हो तो आप डिग्री ले सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितने जल्दी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेता है, तो पीएचडी उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ भी है, तो जैसे ये, और मजे की बात क्या है, ये कोर्स और ये कोर्स जैम एमए और जैम एमएस दोनों के लिए ऑफर करती हैं। ये जो आईएससी में जो कोर्स है कॉमन कोर्स ही है, कोर्स अलग नहीं है। जैम मैथ वाला बच्चा भी उसी कोर्स में जाएगा, जैम स्टैट्स वाला उसी कोर्स में जाएगा, एक ही क्लासरूम में बैठेगा एडमिशन के बाद, चाहे वो आईएससी बैंगलोर जाता हो या बॉम्बे में जाता हो, इन दोनों कोर्स में एक ही क्लासरूम में एक ही कोर्स होंगे, बस डिफरेंट वे से आया है, मतलब दोनों एक जैम मैथ देके आया, एक स्टैट्स देके आया, क्लासरूम कॉमन है, कोर्स कॉमन है, निकलेगा साथ ही। सो इन दोनों कोर्स में जैम एमए जैम एमएस दोनों के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। इसमें जो 15 सीटें हैं, आई थिंक 8 सीटें एमएस वालों के लिए और 7 सीटें एमए वालों के लिए, या एक्सचेंज हो सकता है, वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। 15 सीटें 8-7 का रेशियो है, तो इस तरीके से है। और यहाँ पे आई थिंक डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, ठीक है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया, ठीक है ना राजा, राजा ही नाम है ना आपका? हाँ ठीक है, सो यू गॉट द आंसर, ठीक। सो और सर एक तो सवाल था जी, जैम में जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है बीएससी में, वो तो एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर एमएस के लिए स्टूडेंट मैथ से नहीं दे सकते। स्टैटिस्टिक्स वाले जैम मैथ का एग्जाम पूछ रहे हो आप, दे सकते कि नहीं? हाँ। तो उसका आई थिंक क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करता हो तो देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ वेबसाइट आपको। सो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि अगर आपने मैथ के कोर्स करे हैं तो आई थिंक एलिजिबल है। सो जैसे ये वेबसाइट है, बस एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए एलिजिबिलिटी ना, चलो ब्राउज़र खोल लेते हैं। अरे यार गड़बड़ हो गया। सो यहाँ पे आ गया ये, ये यहाँ पे मिल जाएगा ना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलो मैथमेटिक्स में ना, चलो मैथमेटिक्स का चेक करते हैं। एक तो ना मैंने गलत क्लिक कर दिया इसको, तो ये खुलेगा नहीं इसमें, अब फॉरगेट कैसे करूँगा इसको।
एक्चुअली ये मैंने उसमें वो कर दिया है, सो अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ, तो उसमें खोल लेता हूँ मैं iPad। ठीक है सर। नहीं नहीं, ये थोड़ा मैं सेटिंग गड़बड़ कर दिया है वो। हाँ चलो फाइनली ओके। तो ये किस सब्जेक्ट का है? एमए का, ठीक है ना, खुल गया। सो देखो, जैसे मान लो एमएससी मैथमेटिक्स जो करनी है आईआईटी कानपुर से, आईआईटी गांधीनगर से, सो इसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री अलॉन्ग विद मिनिमम ड्यूरेशन, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन मतलब अगर बच्चा मैथ में एमएससी किया है, सॉरी मैथ में बीएससी किया है, तो वो आईआईटी कानपुर से एमएससी मैथ में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन क्या है देखो, जैसे अब इस इंस्टीट्यूट में आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द इंजीनियरिंग डिग्रीज। अगर बीटेक वोटेक किया है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर बीएससी बीएस डिग्री मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। अब जो बच्चा बीएससी स्टैट्स का, जो आपको क्वेश्चन था, आईआईटी दिल्ली से उसको एमएससी करना है, तो उसको कम से कम 4 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के कोर्स होने चाहिए, ठीक है ना, ये रेस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना, आईआईटी रोपर, आईआईटी रुड़की, इन सब में मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स और 4 सेमेस्टर, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप, आई थिंक। हाँ, तो जो एमएससी बीएससी स्टैट्स वाले बच्चे उनको लेना, तो देखना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट के लिए वो एलिजिबल है, किस इंस्टीट्यूट के लिए। डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। तो जैसे कानपुर के लिए कोई भी एलिजिबल है, और कानपुर में स्टैट्स के लिए उसने हटा दिया सारे रेस्ट्रिक्शन। स्टैट्स में भी जो एमएससी स्टैट्स करना चाहता है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हिस्ट्री वाला बच्चा भी कानपुर में एमएससी मैथ में या स्टैट्स में कर सकता है, क्योंकि उसने नो रेस्ट्रिक्शन लिख रखा है, कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं इस तरह से कि आप कोई बस जैम क्वालिफाई करके आओ, एडमिशन लो, सिंपल। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वहां पे वो है। ये इसलिए डिफरेंस आप, हाँ कुछ कह रहे हैं, समझ नहीं आया। हाँ जी आकाश, कुछ कह रहे हो क्या आप? स्टार्ट करने के अच्छा हाँ, स्टार्ट करते कंटेंट ना, ठीक है। तो ओके, अगर क्वेरीज नहीं, देखो कोई क्वेरीज है पूछ लो, क्योंकि जरूरी है क्वेरीज बताना, है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो कोई बताओ कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? कोई बताओ, पता था ही सबको ना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है। हाँ P of A by B equal to P A intersection B by P of B. Yeah, ऐसा टाइप का। ठीक है ना। हाँ मान लो कोई इवेंट है, लेट A and B are 2 events. So A and B are 2 events associated with सेम रैंडम, या मान लो सेम सैंपल स्पेस, ओमेगा, ठीक है ना। तो मतलब ए बी दोनों सबसेट है ओमेगा का। सो अब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, so this is denoted by probability A given B। ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, मैं नोटेशन ऐसा लिखिए, अपॉन बी हो गया। सो क्योंकि रैंडम वेरिएबल में भी आएगा, तो रैंडम वेरिएबल में x अपॉन y और x गिवन y, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। ये रेशियो हो गया और ये x गिवन y है। सो रैंडम वेरिएबल में ये नोटेशन आएंगे, तो गिवन के लिए मैं ये नोटेशन हमेशा यूज करूंगा, और ये रेशियो के लिए हो गया। So ठीक है ना, probability of event A given B is denoted by probability of A given B and defined by probability A given B। मतलब ये है कि क्या probability occurrence A का
अगर बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो मतलब बी गिवन है आपको, तो उस सिचुएशन में ए के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो बी तो अकर हो ही चुका है और ए को भी अकर होना है, तो इसीलिए आप डिसाइड करते हो कि बोथ मस्ट बी अकर्ड ना। तो इसीलिए न्यूमरेटर में क्या लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो उस केस में ए के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ बी एज अ सैंपल स्पेस समझ लो काम करता है ना। इस तरह बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा ये मोर देन 0 होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए। अब इसी में क्या है, मतलब ये तो सब लोग 11th 12th में पढ़ चुके हैं, बस आज की टॉपिक जो भी हम कवर करेंगे वो 11th 12th में आप पढ़ चुके हो, थ्योरी स्पेशली। क्वेश्चंस के लेवल थोड़े डिफरेंट होंगे क्वेश्चंस करेंगे तो, बट थ्योरीज आप पढ़ चुके हो। सो क्लास 12th में ये है जो आज पढ़ाऊंगे, क्लास 12th में ही है एनसीईआरटी में। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड इसी तरीके से अगर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, सो ये भी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहला फॉर्मूला क्या देगा आपको, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सो मतलब क्या हुआ कि क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ इवेंट ए एंड बी विल अकर, तो इसका मतलब है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल अकर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल अकर व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे ये क्या प्रोबेबिलिटी है ए के अकर होने की, एंड अगर ए अकर हो चुका है तो बी के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बिकॉज यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ, इसीलिए। तो कोई बताएंगे आप में से इस फॉर्मूले का नाम क्या है? सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस फॉर्मूला, कोई बताइए। व्हाट इज नेम ऑफ दिस फॉर्मूला? पता तो होगा यार तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं पता होगा। सच में नहीं पता है? ऐसे कैसे? मल्टीपल फार्मूला। हाँ, यस यस। सो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ये कुछ नया नहीं आया, उसी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, बट इसमें क्या होता है कि आप ए एंड बी दोनों के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, और वहां कंडीशनल था, सो ये जो था ये कंडीशनल था, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आप लिखे थे इसका नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो ये जो फॉर्मूला था इट वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इसी को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उससे आ गया, ठीक है ना। और ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और जो बेस थ्योरम है वो कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है, जब आपके पास पार्टीशंस होते हैं सैंपल स्पेस के, और जो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इसी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। इसलिए दोनों, जैसे ये दोनों रिलेटेड है वैसे वो भी रिलेटेड है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है जी। सर मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? नहीं, वो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन अलग है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, चलो इसी बेस पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 1 है कि इंडिपेंडेंट इवेंट को ही डिस्जॉइंट इवेंट कहते हैं ना? नहीं, इंडिपेंडेंट अलग है, डिसजॉइंट अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग देश के लोग हैं, कोई रिलेशन नहीं दोनों का। डिसजॉइंट और हाँ, डिस्जॉइंट इवेंट का दूसरा नाम क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया था हमने। डिसजॉइंट हालांकि मैं पढ़ाया था पहले लेक्चर में शायद, हाँ प्रोबेबिलिटी का जो पहला लेक्चर था कि डिसजॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है डिसजॉइंट में, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, और डिसजॉइंट में प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है डेफिनेशन में। चलिए तो हाँ, एक क्वेश्चन में लिखा था, इसमें से मान लो तुम्हारे पास है जैसे कि लिखो, इस पे क्वेश्चन लिखो
अ बैग कंटेन्स, मान लो 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। सो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक। तो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी, so the probability that one is red and other is black is, ठीक है। हमने इसका आंसर बताइए आप लोग। ये मल्टीप्लिकेशन रूल पे है, मैं पहले बता देता हूं आपको। हाँ 20/81 20/81, अच्छा। बस एक लोगों ने आंसर बताए हैं, दूसरों ने, तथागत ने बताए हैं 5/9। जी बताइए, रिद्धि आप बता रहे थे कौन? सिद्धि, सॉरी, हाँ। 5/9 ही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, समझ नहीं आया। 5/9। ओके ओके, ठीक है। और बाकी लोग बताइए। अरे कम से कम जितने लोग हो उतने रिस्पॉन्ड तो करो, सिर्फ 2-3 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। सो इसने कहा बैग कंटेन्स, तो एक बैग है मान लीजिए, जिसमें क्या है, 4 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at random, the probability that one is red other is black। इसने फिक्स नहीं किया कि पहला रेड दूसरा ब्लैक है, इसने फिक्स नहीं किया है, और क्या कोई एक रेड कोई एक ब्लैक हो, इस तरह की सिचुएशन है। सो 1 रेड एंड 1 ब्लैक, इस तरीके से। सो एक रेड है और एक ब्लैक है। तो चलो पहले रेड ले लेते हैं। मान लो पहला बॉल रेड आया, सो रेड है 4/9। एंड अगर पहला रेड था, अच्छा यहाँ मैंने आपको किसी ने पूछा नहीं कि विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपने क्या कंसीडर किया है? यस, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ, एट रैंडम लिखा हुआ है 2 balls ड्रॉ किए, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है।
विथ रिप्लेसमेंट होगा तो अलग से लिखा रहेगा विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो अगर पहला बॉल आपका रेड है, मतलब एक रेड बाहर हो चुका है, ठीक है, सो आपने एक रेड बाहर कर दिया, तो आपके पास 3 रेड है और 5 ब्लैक है, क्योंकि पहला रेड आपने लिया। सो इफ, देखो मैं ये यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो तो मैं ये कंडीशन यूज कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इफ फर्स्ट इज रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक, ठीक है। सो ये चीज है। सो अगर पहला रेड है तो 2 ब्लैक होने के क्या चांस है, ब्लैक 5 है, कितने में से एक रेड तो बाहर हो चुका है, तो अब 8 है मेरे पास सिर्फ, ठीक है, प्लस। सो ये अभी क्या फिक्स किया मैंने, पहला रेड है दूसरा ब्लैक है। और एक और सिचुएशन क्या है, मैं सेकेंड मेथड अभी सॉल्व करूंगा इसको। हाँ, तो पहला अगर मान लो पहला आ गया ब्लैक, सो 5 आउट ऑफ 9। इफ अगर पहला ब्लैक है तो एक ब्लैक बाहर हो गया, सो दूसरा मुझे रेड चाहिए, तो रेड 4 है 8 में से, सो मतलब ये होगा 2 टाइम, बात वही है 20/72, कैंसिल कर दो इसको। सो 2 से कैंसिल करोगे 36 और कटेगा ये 4 से, सो 5/9। तो एक ये मेथड है, हो सकता है आप लोग दूसरे तरीके से सॉल्व किया हो, वो भी सही है जो आपने सॉल्व किया होगा। प्रोबेबिलिटी 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो इसमें क्या आपके पास टोटल 9 थी, सो यू वांट टू सेलेक्ट 2 फ्रॉम द 9, तो सैंपल इसमें 9C2, ठीक है, यू आर सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 9, सो 2 बॉल्स आउट ऑफ 9। अब आपको एक रेड चाहिए, हाउ मेनी रेड्स आर देयर, 4C1 एंड 5C1, चेक करो आंसर वही आएगा। सो 9 और ये 9C2, 9 इंटू 8/2, क्या सेम आ रहा है क्या, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, चेक करो एक बारी। अरे क्या कर रहा हूँ, 5 के 20 ना, सॉरी। सो 4 5 20 न्यूमरेटर और 9 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर सेम ही आएगा आपका। सो 5/9। सो आप ये वे भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम तरीका है। क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट था, विथ रिप्लेसमेंट होता है यू कैन नॉट यूज दिस वे। एनसीआर एनपीआर हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट यूज होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। तो आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, सो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने गलती किया कोई दिक्कत नहीं है, गलती करना इंसान होने की निशानी है ना। सो इट्स ओके। कंडीशन पे क्या क्वेश्चन कराऊं, तुम ट्राई कर सकते हो, लिखो एक क्वेश्चन जैम का ही देख लो। सो तुम एक क्वेश्चन जैम का ही ट्राई कर लो, हालांकि तो एक वो रहेगा कि क्वेश्चन किया हमने एक, बाकी बाद में तो आएगा ही। डिस्ट्रीब्यूशन करने आना भी सब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब बाद में करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या ये उस पर तो नहीं है, आई थिंक ये उस पर चला जाएगा बेस थ्योरम पे, क्योंकि 2 कैटेगरी है ना, तो ये बेस थ्योरम पे चला जाएगा। तो अभी बेस थ्योरम अभी करेंगे आगे। आसान सा ढूंढते जो डेफिनेशन बेस्ड हो। An article makes independent and should target this.
each attempt is the conditional probability that करना चाहोगे इसमें कहीं ना कहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा या बिना उससे भी कर सकते हो बताओ ये करना चाहोगे अगला ढूंढो इंडिपेंडेंट चलो ये कर दो फाइनली छोड़ो यही कर लो देखो क्लास एक्चुअली 11 12 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ही थोड़ा सा तो वो यूज कर सकते हो हालांकि ये ट्राई करो चलो 12th क्वेश्चन ट्राई करो मैं इसको उधर बुला लेता हूँ आप मुझे सिंप्लीफाई करके बताना क्या आंसर आया न्यूमेरिकल आंसर बता दिया आप वैसे कर सकते हो बताओ इसका आंसर विजिबल है देख लो एक बारी सो आप डेसिमल बताना आंसर आप लोग ठीक है ट्राई करके देखो Five by 216. 75 by 216. 75 by 216 नहीं सर गलत हो गया कोई बात नहीं बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना सब लोग पहले ट्राई करो फिर देखो क्या डाउट है हाँ ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है जो आपने लोअर क्लास में पढ़े हैं आप पहले खुद ट्राई करके देखो फिर मैं कराता हूँ या आप चाहो तो पहले कुछ आसान क्वेश्चन करा दूं क्योंकि एग्जाम में थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा लेवल होगा इसका अगर बेसिक्स कुछ डेफिनेशन बेस्ड आसान क्वेश्चन करने पहले वो कुछ करा सकता हूँ ये है
अभी तक सिर्फ एक लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी लोग जी तथागत। हाँ 75/91 ओके, चेक करते हैं। मैं सॉल्व करूं, चलिए। तो क्या था, फेयर डाइज रोल्ड 3 टाइम्स। तो अगर सैंपल स्पेस यूज करना चाहो वो भी कर सकते हैं। अब एक डाई को आपने 3 टाइम्स रोल किया, ठीक है ना, तो क्या क्या हो सकता है, तीनों पे 1 आ सकते हैं या 1 1 2 आ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे आउटकम्स होंगे। कितने सारे, 6 × 6 × 6 216। सो 216 नंबर ऑफ आउटकम है। और आपसे कह रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अपीयरिंग एग्जैक्टली वंस। तो चलो ए इवेंट ले लेते हैं, 6 appearing exactly once, and B event है given that it appeared at least once, और 6 appeared at least once। ये हमारा इवेंट B है और हमको चाहिए A given B, ठीक है ना। सो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B। ये पूछा गया हमसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मैंने बस रीनेम किया कि 6 अपीयर्ड एग्जैक्टली वंस को ए इवेंट माना और इट अपीयर्ड एग्जैक्टली वंस, इट मतलब 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, उसको बी इवेंट लिया। सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आपसे पूछूं तो क्या होगा, कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज सबसेट ऑफ व्हिच, ए बी में से। Exactly once. यस है ना, तो इसमें बोला कि 6 अपीयर्ड एग्जैक्टली वंस, और इसमें बोला एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब आइदर वंस और ट्वाइस और थ्राइस। तो इसमें तीनों केसेस में ये है, तो इसका मतलब यू कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी सिंपली। सो यू नो व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी स्मॉलर सेट, दैट इज ए, है ना। व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज लार्जर सेट, सो इंटरसेक्शन इज स्मॉलर सेट, सो ए इंटरसेक्शन बी इज ए ओनली। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए आपको अब, ओके। अब 6 अपीयर्ड एग्जैक्टली वंस, तो मैं ऐसे काउंट कर लेता हूं। देखो मैं, या तो आप यहां से आउटकम देख लो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आउटकम लिखना सारे, तो इट्स बेटर यू डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो सिंपली आप क्या करोगे, यू जस्ट काउंट आउटकम्स। सो ए में कितने होंगे, है ना। सो चलो मैं थोड़ा इधर करता हूँ कैलकुलेशन। सो पहले ए में आउटकम काउंट करता हूं मैं, एग्जैक्टली वंस ना। तो एग्जैक्टली वंस का मतलब एक बार 6 यहां आ गया, या ऐसा हो सकता है 6 यहां आ गया, या ऐसा हो सकता है 6 यहां आ गया, ओके। तो मुझे बताइए इस तरह के कितने आउटकम्स होंगे, कोई बताओ मुझे, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, है ना। 36 नहीं, 36 नहीं, क्योंकि 6 एक बार ही लाना है मुझे। ए क्या कह रहा है, 6 अपीयर्ड एग्जैक्टली वंस, तो तुम 36 लोगे फिर वो 3 बार भी 6 आ जाएगा, 2 बार भी आ जाएगा, हमें एक बार ही 6 चाहिए, तो फिक्स कर दिया मैंने। तो यहाँ सिर्फ 5 पॉसिबिलिटी है, 1 से 5 तक, 6 नहीं रखना मुझे वहां पे। 6 एक जगह फिक्स हो चुका है, उसको और 6 नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे एक बार ही 6 चाहिए। तो 5 पॉसिबिलिटी यहाँ, 5 यहाँ, टोटल 25, यहाँ भी 25 आउटकम, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ, सो टोटल 25 यहाँ होंगे, 5 पॉसिबिलिटी मतलब टोटल 25 25 25। सो टोटल आउटकम्स होंगे आपके इवेंट ए में। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इज 25 25 25 75। सो 75 इज द नंबर ऑफ आउटकम्स इन सेट ए और इन इवेंट ए। अब बोला 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का मतलब वंस ट्वाइस थ्राइस कुछ भी हो सकता है। सो
यू टेक द कॉम्प्लीमेंट, इट इज बेटर ना, वरना काउंट करना पड़ेगा एक बार कितने केसेस, अगर 2 बार आए 6 तो कितने 3 बार आए, तो बेटर है कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका। सो कोई बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट इज बी's कॉम्प्लीमेंट? बी सेट का कॉम्प्लीमेंट नो 6, करेक्ट। सो 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार आए, एक बार या 2 बार या 3 बार, तीनों केस काउंट कर लिया, 3 बार तुमने टॉस किए थे। सो कॉम्प्लीमेंट इज नो टाइम 6। सो नो टाइम 6 मतलब तो काउंट करो ऐसे कितने आउटकम है तुम्हारे पास जिसमें 6 आया ही नहीं, तो मतलब पहले थ्रो पे भी, पहले रोल पे भी 1 से 5 में से कोई एक आया, दूसरे रोल पे 1 से 5 में से कोई और, तीसरे रोल पे 1 से 5 में से कोई और। सो यहाँ पे आपके पास 5 आउटकम, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, सो 5 5 5 125। तो ये क्या आया 125 जो है वो कॉम्प्लीमेंट का है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो नंबर ऑफ आउटकम इन बी टोटल था 216, उसमें से घटा दोगे 125, ओके, क्योंकि टोटल कितने थे 216 ना, और कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो आप, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो कॉम्प्लीमेंट के लिए टोटल में से हटाओगे ना आप, सो टोटल 216 से हटा दो, कितना आता है ये 216 माइनस 125 91 91, ओके। सो चलिए तो फाइनल आंसर आ गया। सो इसमें टोटल है 75 आउट ऑफ 216, इसमें टोटल है 91 आउट ऑफ 216, तो फाइनल आ गया 75/91। आई थिंक एक ने बताया था सही आंसर, ठीक है। अब चेक कीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए मुझसे, ये एक तरीका है, तरीके और भी हैं, ओके, दिस इज वन ऑफ द वे। तो यहां मैंने काउंटिंग किया कि एक बार 6 आने के 3 केसेस हैं और एक बार भी 6 ना आने के वो केसेस हैं, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट के आउटकम्स दिया 125। अब टोटल 1, ठीक है ना। सर ये तो ऐसे भी बन सकता है, पहले पर आया दूसरे बाकी दो पर नहीं आया, दूसरे पर बाकी दोनों पे नहीं आया, यानी कि 1/6 into 5/6 into 5/6 प्लस यस यस into 1/6 यस 5/6 प्लस 5/6 into 5/6 प्लस 1/6। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी वही आंसर आएगा। यस, सही कह रहे हैं आप। उस तरीके से भी हो सकता है। तो मैंने आउटकम काउंट किया, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। यस, लेकिन उसमें सर नीचे वाला जो बी का प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगा, ये नहीं समझ में आया। 1 माइनस जो आप कर रहे थे ना, तो 1 माइनस 5/6 5/6 5/6 वो तो क्या 1 माइनस, देखो ये क्या कह रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, तो ए क्या था एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, तो एक बार मान लो पहली बार में ही 6 आ गया, दूसरी बार 1 से 5 में से कोई एक आएगा, और तो जो आप 3 केस कह रहे थे, 3 केस लिखने के बजाय मैं इंटू 3 कर देता हूं, ठीक है ना। सो इंटू 3 ये एक आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सो 1 माइनस, अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका कि यू आर गेटिंग 6 नो टाइम, तब नॉन ऑफ द टाइम्स, सो ऑल द 3 टाइम यू आर गेटिंग नॉन 6 अदर देन 6। So first time other than 6 5/6, second time other than 6 5/6, third time this। So देखो अब और आसान, अब तो ये तो आसान मेथड हो गया है ना। कितना हो गया 125 बटे 216, चेक करो, सॉरी 25 या 75 ना 75। सो 75/216। अब आपको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ था अपॉन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो डिपेंड करता है आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है उस टाइम पे, उसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा ना, क्या किस तरह से अप्रोच आते हैं दिमाग में। सो ए में था 75/216 अपॉन 91/216, 216 कैंसिल, सो 75/91, ठीक है। दिस इज आल्सो हुआ। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। फर्स्ट टाइम में 6 आया, सेकंड टाइम 6 नहीं आया, थर्ड टाइम 6 नहीं आया, ऐसे 3 केसेस हैं। फर्स्ट टाइम 6 आया, हो सकता है कि सेकंड टाइम में 6 आया हो, फर्स्ट थर्ड टाइम में 6 नहीं आया हो सकता है थर्ड टाइम में 6 आया हो, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। देयर आर 3 केसेस। इज इट फाइन? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा सर मेरे फोन में। बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं? अरे तुम देखो, पिन करो इसको,
दो अकाउंट से ज्वाइन मैंने कर रखा है, एक से वो अप्रूव करने के लिए। सो 2 अकाउंट है, चेक करो, उसमें वीडियो आ रहा है उसको पिन करो, दोबारा ज्वाइन करो, उस लिंक ग्रुप में लिंक है। ओके कंटिन्यू करें आगे, तो किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? चलो तो क्वेश्चन तो अभी कल अगले क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ी देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। So this formula is called multiplication rule of probability and this formula is called conditional probability, जैसा डिस्कस किया हमने। अब आता है इंडिपेंडेंस। So independence of event, so independence of event कि जो इवेंट को इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, तो कोई बताइए, ऐसे कई सारे डेफिनेशन, मतलब एक ही चीज है डिफरेंट। ओके, तो आप ये डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन होता है इफ एंड ओनली वाला, कोई भी कंडीशन डेफिनेशन हो तो यू कैन टेक। सो टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट if and only if, so two events A and B are independent if and only if, जैसा कि आपने कहा probability of A intersection B is equal to PA into PB, ठीक है। सो एक तो ये हो गया आपका डेफिनेशन यूज कर लिया हमने, तो इसी में थ्योरम बना सकता हूं अगला मैं कि थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम स्टेटमेंट। So A and B are independent if and only if, चलो पहला स्टेटमेंट। So आप इसको जरा कंपेयर करो इसके साथ। सिमिलरली मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने बताया था, इसी को मैं वैसा भी लिख सकता था इसको मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैन आल्सो बी रिटन लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, जैसा आपने देखा था पहले, है ना, और देखा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A लिखूंगा तो उसके हिसाब से आ जाएगा। सो आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, क्या मिल रहा है आपको? व्हाट आर यू गेटिंग? यू कंपेयर दिस डेफिनेशन विद दिस, सो आप ये मिलेगा आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल होगा, एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। एक्चुअली तीनों इक्विवेलेंट कंडीशन है, ये कंडीशन, ओ सॉरी यस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, थैंक यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्योंकि A गिवन हो या ना हो B को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यहाँ A गिवन है, यहाँ A गिवन नहीं है, तो B को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहाँ B गिवन नहीं, यहाँ B गिवन है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है A की प्रोबेबिलिटी को, सेम ही है दोनों केस में। तो जब इंडिपेंडेंट है तो किसी एक का अकरेंस दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, सिंपल। यहाँ देख पा रहे हो आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ B का आंसर सेम आएगा, तो हम बोलेंगे कि A भी इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ A के आंसर के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे A भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ भी इसी से तुम ये प्रूव कर पाओगे, इससे ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B A इंटरसेक्शन B अगर PA इंटू PB हो जाए, है ना, यहाँ पे गिवन जरूरी है, अगर इंडिपेंडेंट है तभी ऐसा लिख पाओगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लिख पाओगे, अदरवाइज यू हैव टू राइट दिस। और यहाँ ये है कि B A पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ इंडिपेंडेंट हो गया इसलिए PB हो गया वो। सो ये तो 2 इवेंट्स की बात हो गई। अगर 2 से ज्यादा इवेंट हुए तो हमारे पास एक वर्ड आता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, एक आता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कि हमने बताए थे आपको क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट
पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो उसी तरीके से आपके पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग चीज है। क्या है देखते हैं। सो फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, है ना, या अब थोड़े से बात करते हैं। देखो, तो हम बात करते हैं पहले पेयर वाइज इंडिपेंडेंस की। सो इवेंट्स E1 E2 डॉट 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 En, ठीक है, इवेंट E1 E2 डॉट 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 En, these are पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, बताइए आप में से बताइए कोई क्या जानते हैं आप इंडिपेंडेंट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में? P of EI intersection EJ equal to 1. 1 क्यों? 0 0 0. 0 क्यों? हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, नॉट डिसजॉइंट। हाँ यस। सो आपको ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को होता है ये जो आपने किया अभी, कि डिसजॉइंट इज डिफरेंट थिंग। डिसजॉइंट में था कि प्रोबेबिलिटी था ही नहीं डिसजॉइंट में कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 या AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I डिफरेंट देन J, वो था डिसजॉइंट। अब यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, मैंने E ले रखा ना, इंटरसेक्शन EJ जो आपका है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ फॉर ऑल I डिफरेंट देन J, ठीक है, फॉर ऑल I डिफरेंट देन J। ओके है, सिंपल, ये पेयर वाइज हो गया। अब थोड़ी बात करते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की। और आपको बता दूं, म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट दोनों के डेफिनेशन में जमीन आसमान का मतलब बहुत डिफरेंट है। दे आर नॉट, पेयर वाइज में सेम ही दिख रहा होगा, सेम इन द सेंस कि यहाँ इंटरसेक्शन वहां 5 था फॉर I डिफरेंट देन J, यहाँ इंटरसेक्शन ये है। म्यूचुअल डिसजॉइंट का क्या डेफिनेशन, कोई बताइए मुझे कि म्यूचुअल डिसजॉइंट नॉट इंडिपेंडेंट, E1 E2 En म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो क्या डेफिनेशन लिखाया था मैंने म्यूचुअली डिसजॉइंट का, कोई बताइए। उनका इंटरसेक्शन P होता था। सबका इंटरसेक्शन एक साथ लेने पे ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया, आप 2 का इंटरसेक्शन एक साथ लो, 3 का इंटरसेक्शन एक साथ लो, 4 का इंटरसेक्शन एक साथ लो, एंड सो ऑन, जितने हैं n है तो n का इंटरसेक्शन एक साथ लो, और सब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो वहां एक ही कंडीशन था म्यूचुअल डिसजॉइंट में। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में कितने कंडीशन है, NC1 से लेके NCN तक, कितने आ जाएगा, 2 की पावर n-1 है, हाँ, so, उतने कंडीशंस हैं। मैं बताता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो। सो इवेंट्स E1 E2 अप टू En, ठीक है, these are mutually independent if and only if, पहली चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ EJ, ये तो होगा ही, ओके, फॉर ऑल I डिफरेंट देन J। आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिख रहा हूं, सो ये एक कंडीशन है यहाँ पे। तो आपको याद होगा, अगर आप याद हो, डिसजॉइंट में क्या किसको इंप्लाई करता था, डिसजॉइंट में कौन किसको इंप्लाई करता था, पेयर वाइज। सो डिसजॉइंट में ये था कि अगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होगा। यहाँ उल्टा होता है कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा। जबकि मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डिसजॉइंट में इंडिपेंडेंट में थ्योरम बदल जाते हैं क्योंकि डेफिनेशन बदल गया। तो वहां ये होता है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट विल इंप्लाई म्यूचुअल डिसजॉइंट, बट हियर इज नॉट ट्रू।
और यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विल इम्प्लाई पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट ट्रू देयर इन केस ऑफ डिसजॉइंट। सो अभी डिफरेंस मैं दिखाता हूँ फिर से। सो लेट मी राइट डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है, ठीक है, इसीलिए डेफिनेशन बदल गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो एक तो ये आ गया पेयर वाइज वाला कंडीशन, आगे होगा कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ इज EI intersection EJ intersection EK. This is probability of EI into probability of EJ into probability of EK for all I different than J different than K. इस तरीके से, and it will go on until E1 intersection E2 intersection EN is equal to probability of E1 probability of E2 probability of En। तो आपको समझ आ रहा क्या चाह रहा हूँ, टेकिंग 2 at a time, taking 3 at a time, taking 4 at a time, at the end taking all at a time, intersection probability must be equal to individual product। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पे, इसके अलावा ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, इसीलिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा, लेकिन ये है तो बाकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहा है, वो जस्ट एक की गारंटी दे रहा है, इसलिए यहाँ म्यूचुअल इंडिपेंडेंट विल इम्प्लाई पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। डेफिनेशन को डाउट है किसी को समझने में? नो सर। ठीक है, चलिए। सो जैसे मैं थ्योरम यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक बार लास्ट स्लाइड सर। yes yes mutually independent events definition, yes डेफिनेशन ध्यान से देखिए, और आप डिसजॉइंट का भी डेफिनेशन देखिए, फर्स्ट लेक्चर में लिखाए थे। हो गया? कुछ डाउट है इसमें? देखिए, अच्छा मुझे लगता है थ्योरम से पहले मुझे आपको बताना चाहिए, ठीक है जी? ओके है ना? जिन्होंने बोला था वेट करने को, कौन बोला था? अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो देखिए मैं ये बोला हूँ तीन, मैं एक एग्जाम्पल वो दिखाता हूँ, 3 इवेंट्स के लिए लिख के दिखाता हूँ आपको। 3 इवेंट्स ABC आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। सो इसमें कितने कंडीशंस आएंगे? पेयर वाइज की बात कर रहा है तो लाइक ये होगा probability of A intersection B is equal to PA into PB, probability of B intersection is equal to PB into PC, and तीसरी कंडीशन है probability of A intersection E is equal to PA into PC। 3 कंडीशन ही चाहिए, बट
3 events ABC are mutually independent. ठीक है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। कितने कंडीशन आएंगे यहाँ पे? आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुआ है? कितने कंडीशन होंगे? 4 कंडीशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। इस केस में 3 है इसीलिए 4 कंडीशन आएंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू PB इंटू PC, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू PA इंटू PC एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू PA इंटू PB इंटू PC। सो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन म्यूचुअल में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट तो पेयर वाइज तो होगा ही, बट पेयर वाइज है तो जरूरी नहीं म्यूचुअल, क्योंकि ये फेल भी हो सकता है। एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं ओमेगा आपका 1 2 3 4, ओके। अब A है 1 2, A है जस्ट 1 2, B है 1 3, C है 2 3, चलो 3 ही लेते हैं। चलिए बताइए कि ये 3 इवेंट जो हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है या दोनों हैं, क्या है? है ना, 1 2 1 3 2 3 या कुछ और भी ले सकता था मैं ऐसे। चलो ठीक है, इतना ही काफी है। हाँ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होता है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। पेयर वाइज नहीं है तो म्यूचुअल है। सो आपको चेक करना है A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, जो कि यहाँ आएगी। ए बी में एक कॉमन है 1 एलिमेंट, तो 1/4। क्या ये इक्वल है PA इंटू PB के? A है 2/4, B है 2/4, मतलब 1/2 1/2। यस, ओके है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, ये भी 1/4 होगा। BC में कॉमन है 3, सो PB इंटू PC है। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, ये है 1/4, सो PA इंटू PC है। यस, अब प्रोबेबिलिटी है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ये हो गया 0। अब 0 हो गया तो क्या ये इक्वल है PA इंटू PB इंटू PC के? आंसर इज नो। तो जब आंसर है नो तो इसका मतलब पेयर वाइज में सिर्फ 3 कंडीशन ही चाहिए था, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, क्योंकि म्यूचुअल में चारों कंडीशन होना चाहिए था। सो नॉट म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है, सो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ रहा है सिंपल कि अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो इट डज नॉट गारंटी इट इज म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। तो ये थ्योरम लिख देता हूं मैं। सो
तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा। हाँ उल्टा तो होगा ही ना, क्योंकि उसमें 4 कंडीशन है, 3 तो उसी के हैं, वो तो होगा ही। सो थ्योरम क्या है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो होंगे आर ऑल्सो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज हो गया। और रिमार्क में ये लिख सकते हो कि ये सिर्फ वन वे है, अगर म्यूचुअल है तो पेयर वाइज भी होगा। कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, एग्जाम्पल पिछले हमने स्लाइड पे दिखाया एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंस होना गारंटी नहीं दे सकता म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, लेकिन म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है तो गारंटी देगा पेयर वाइज का, क्योंकि म्यूचुअल इंडिपेंडेंट में क्या है, 4 कंडीशन, उसमें 3 वही है जो पेयर वाइज के होते हैं, इसलिए अगर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट हो गया तो पेयर वाइज तो होना ही है। ओके है, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंस। अभी क्या डिस्कस किया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, इंडिपेंडेंस। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखूं, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख के आपसे पूछूं कि आपकी क्या राय है, सो क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो सिर्फ इंडिपेंडेंट जब लिखा रहेगा तो उसका क्या मीनिंग समझोगे आप? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट? कोई बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? यस, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर सिर्फ कहीं पे इंडिपेंडेंट लिखा है इसका मतलब म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है। पेयर वाइज होगा तो अलग से वर्ड लिखा होगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखा हो कहीं पे तो उसका मतलब है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सो मतलब अगर 3 है, अब यहाँ 2 ही है तो 2 में तो डिफरेंशिएट है नहीं, अच्छा तो 3 होगा तो ऐसा डिफरेंट, क्योंकि 2 है तो 2 के लिए पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल इंडिपेंडेंट सेम ही हो गया, क्योंकि 2 में नए कंडीशन आएंगे नहीं, वही एक ही कंडीशन होंगे। सो 2 इवेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज्यादा इवेंट है तब बता रहा हूँ, अगर 2 से ज्यादा इवेंट है उस केस में इंडिपेंडेंट लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होगा, अगर मोर देन 2 है तब भी। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ऑप्शन ए है A and B complement are independent. ऑप्शन बी है A complement and B are independent. ऑप्शन सी है A complement and B complement are independent. and ऑप्शन डी है कि probability of A but not B, this is equal to probability of A into probability of not B. So not B का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, B कॉम्प्लीमेंट, जहां not B लिखा हो तो B कॉम्प्लीमेंट। चलिए बताइए, या मैं कुछ और भी लिख सकता था इसको, हालांकि मैं ये लिखना चाहता था। हाँ ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। सो MSQ है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन है सर, कौन सा? मोर देन वन ऑप्शन है। यस यस, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। डी एंड डी। ओके, ABC, ओके सर ABC। ABC, ठीक है।
सो यहाँ होगा ए बी सी। डी तो ऐसे नहीं होगा, डी में क्या है यहाँ पे है देखो, तो सही है एबीसी का ये, ए बट नॉट बी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? फ्रॉम दिस ऑप्शन, फ्रॉम ए ऑप्शन, ए ऑप्शन से आ जाएगा ये, तो ये नॉट ए के इक्वल तो होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे, ठीक है। सो ये बी, हाँ अब बाकी प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। देखो सो जैसे फर्स्ट ऑप्शन मान लो मुझे प्रूफ करने हैं, तो पहला ऑप्शन मुझे चेक करना है ट्रू है कि नहीं, तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये पता है कि ए भी इंडिपेंडेंट है, तो मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। मुझे चेक करना है ए ऑप्शन के लिए क्या ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, तो मुझे चेक करना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जिसको हम ए माइनस बी भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए, और चूंकि ए बी इंडिपेंडेंट है मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए मैं इस चीज को लिख सकता हूँ पी ए इंटू पी बी। आप पी ए कॉमन ले लो, तो पी ए कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा पी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये हो गया आपका पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो चेक कीजिए मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट दिखा दिया इक्वल, तो ये ट्रू हो गया। सिमिलर वे बी ऑप्शन हो जाएगा, सिमिलरली सी ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रूफ करके चेक करो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल है क्या। सो यू कैन प्रूफ ए बी सी आर करेक्ट, ट्रू है। ठीक है जी। सो आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी अगले क्लास में क्वेश्चंस ही करेंगे। मैं थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ, टाइम भी निकला जा रहा है। तो अभी हमारे पास थ्योरी में क्या बचा है कि जैसे हमारे पास जो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में दो चीजें हैं, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास है टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सो जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, उसी का एक्सटेंशन अभी आप देखेंगे, उसी को एक्सटेंशन है। और जो बेस थ्योरम है, वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसी का एक्सटेंशन है। सो एक्सटेंशन इन व्हाट सेंस, जैसे मान लो जब आप बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो सिर्फ ए है, सिर्फ बी है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पार्टीशंस होंगे, लाइक व्हाट इज पार्टीशन। तो देखो पार्टीशन को मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरा ये बॉक्स जो है सैंपल स्पेस है, ठीक। अब बुक में इसी को देखोगे तो ऐसे लिखते हैं ये लोग, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह लिखता हूँ। सो ये हमारा E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है, एक सेट है, ठीक है ना। बॉक्स जो एक सेट है, जो रेक्टेंगल बना रखा मैंने, वो एक सेट है, मतलब सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट है। अब इसके जो सबसेट्स होंगे वो इवेंट होंगे। तो मैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, सॉरी म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। म्यूचुअली डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट एक्चुअली, है ना। सो मैं पेयर वाइज डिसजॉइंट ले रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, E1 E2 अप टू En। तो मैं लिख देता हूँ क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। सो ऐसा है कि इफ E1, E2, En आर पेयर वाइज, सो आर मैं ऐसे लिखता हूँ पार्टीशन, या ऐसे लिखो इवेंट्स जो हैं E1 into En फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा। तो मुझे क्वेश्चन ये, फिर से मैं पार्टीशन वर्ड यूज कर लिया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन का डेफिनेशन ये है कि EI इंटरसेक्शन EJ फाई होगा फॉर ऑल I डिफरेंट देन J, एंड यूनियन ऑफ EIs जो होंगे, यूनियन ऑफ EIs जो होंगे I फ्रॉम 1 to N, दैट विल बी फाई, सॉरी नॉट फाई,
यूनियन है ना, तो यूनियन विल बी सैंपल स्पेस। सो ये जो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन है आपके पार्टीशन का। सो दिस वे यू डिफाइन पार्टीशन। सो ये डेफिनेशन है आपके पार्टीशन का। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टीशन? कि दे आर पेयर वाइज जॉइंड, इफ यू टेक द यूनियन यू विल गेट अ सैंपल। फिगर देख के भी क्लियर समझ आ ही रहा होगा आपको। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास एक नया इवेंट है। सो इफ A is any event associated with ओमेगा, मतलब कैपिटल ए कोई सबसेट है ओमेगा का। अब वो इनमें से कोई एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनका यूनियन भी हो सकता है। तो इन जनरल मान लो कि ऐसा है, जैसे मान लो इन जनरल तुम्हारे पास ये जो एक सेट है जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, सो दिस सेट इज जो ब्लैक सेट कर रहा हूं मैं, दिस इज योर ए इवेंट। अब ए की एक हो क्या रहा है एक्चुअली, ए का जो पोर्शन है E1 के साथ भी कॉमन है, E2 के साथ भी कॉमन है, E3 के साथ भी कॉमन है, E4 के साथ भी कॉमन है। लाइक ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज, है ना, ए का पोर्शन है जो E1 के साथ कॉमन है, ये पोर्शन E2 के साथ कॉमन है, ऐसे चल रहा है En के साथ, ये पोर्शन En के साथ कॉमन है। सो मुझे ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो सिंपली आप ये देख पा रहे होंगे कि ए इज नथिंग बट, हाँ, ए इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ ए, मतलब ऐसा लिख लो, ए इज एनी इवेंट ऑफ ओमेगा, ऐसा लिख लो आप, मतलब सबसेट है एक्चुअली, ओमेगा का कोई सबसेट है या ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारा क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां पे क्या होगा एक्चुअली, आपको E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, E3 की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली, E1, E2, E3, E4, En की प्रोबेबिलिटी पता होगी मुझे, ईच इवेंट की जो पार्टीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी पता है मुझे पता है। अब मुझे अगर ये पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 इज गिवन, ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन E2 इज गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En इज गिवन, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी टोटल नहीं पता, लेकिन मुझे कंडीशंस में पता है कि E1 के जो अगर E1 गिवन है, so what is probability of A, E2 गिवन है, what is probability of A, this thing we know, so how can we write the probability of total A। so इसमें सिंपल लॉजिक ये आप देख पा रहे हो। सिंपली मैं अगर प्रूफ लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो probability of EI इंटरसेक्शन A, E1 इंटरसेक्शन A, E2 इंटरसेक्शन A, सबका यूनियन ले लो। तो मैं चूंकि डिसजॉइंट है मैं डायरेक्टली इसको समेशन में लिख देता हूं। क्या मतलब हुआ इसका, when you put I is equal to 1, तो E1 इंटरसेक्शन A, ये वाला पोर्शन E1 इंटरसेक्शन A, ये E1 था पूरा। नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A, सो सेकेंड टर्म इज E2 इंटरसेक्शन A, दिस पोर्शन। थर्ड टर्म E3 इंटरसेक्शन A, E4 इंटरसेक्शन A, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा En इंटरसेक्शन A, दिस पोर्शन। तो इस तरीके से पूरा A की प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दूं, मैं कह रहा था मल्टीप्लिकेशन रूल का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो आप, तो क्या होगा, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n, यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तब लिख पाओगे जब इंडिपेंडेंट पता हो। यहाँ मुझे पता नहीं इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा इन जनरल। आप किसी सेट के इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में कब लिख सकते हो, जब आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट। तो EI इंटरसेक्शन A है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, बिकॉज यू डोंट नो इफ EI इज इंडिपेंडेंट ऑफ A और नॉट, ठीक है। सो आपको ये, सो इसी फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में ये गिवन होता है, क्वेश्चन में ये गिवन होता है और ये निकालना होता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। इसी का एक्सटेंशन स्टेटमेंट है बेस थ्योरम, इसी का अगला है। इसका बैकग्राउंड भूमिका सेम ही है, ये जो स्टोरीज हैं सेम ही है बेस थ्योरम का।
आगे बढ़ूं, इसी में आगे मैं काम करता हूं। देखो ये ऐसे छोटा कर देता हूं। देखो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, सेम स्टोरी है, यू हैव अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यू हैव इवेंट ए। अब आपसे ये नहीं पूछा रहा है ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ए की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीशन ईजे व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आपको ये दे रखा है कि कोई पार्टीशन ईजे है, जे कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to n, मतलब E1 ही मान लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है E1 की अगर ए अकर हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हालांकि, लेकिन वो जे कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे व्हेन ए हैज अकर्ड, और ये रिलेशन है ईजे और एआईज में। तो सेम आप लगाओगे, मैं प्रूफ के साथ करता हूं। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगेन इन द न्यूमरेटर, इन द रेजिबल है ना आप लोगों को, इन द न्यूमरेटर आप क्या करोगे, और अगर मैं चाहता इसको तो यहाँ पे लिख सकता था मैं, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, सो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे गिवन ए, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ईजे इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आगे भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं न्यूमरेटर जो है यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आई कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ईजे। मतलब पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी पता होगी, और पार्टीशंस अगर अकर हो रहा है तो उस केस में ए की क्या प्रोबेबिलिटी ये पता है आपको, एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही है जो ऊपर था, टोटल प्रोबेबिलिटी द सेम थिंग। सो इसको आप लिख लो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो जहां पे j की वैल्यू जो होगी, j की वैल्यू 1 to n तक कुछ भी हो सकती है। सो इस फॉर्मूले का नाम, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का नाम है बेस थ्योरम, और इस फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, या फॉर प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी जस्ट, दिस इज जस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, थ्योरम में पूरा स्टेटमेंट हो गया। एंड दिस थिंग इज, सो ये जो आपके पास आ रहा है दिस थिंग इज बेस थ्योरम है ना। सो दिस इज फॉर्मूला बेस थ्योरम। अब स्टेटमेंट में कोई डाउट है देख लो एक बारी, किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो इसमें, सो यू जस्ट सी, यू विल हैव वन पार्टीशन। अब एग्जाम में जनरली 1 2 3 4 पार्टीशन होता है मैक्सिमम, मतलब कुछ केसेस में ज्यादा हो सकते हैं, बट यू विल हैव पार्टीशन, यू विल हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्टीशंस, यू विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आईज। तो टोटल में ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही पूछ लेगा, यहाँ कुछ भी गिवन नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में, यहाँ किसी चीज गिवन होगा तब आपसे ई आई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा वो। और इस चीज पे मास्टर करना है तो जस्ट आप क्लास 12th की एनसीईआरटी में वीडियो डाउनलोड करें, चैप्टर 13 है क्लास 12th में, उसका 13.5 एक्सरसाइज है, इस पे आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको समझ आएगा क्या करना क्या, इतना आसान टॉपिक है ये बेस थ्योरम का। शुरू में बहुत आपको थोड़ा फील होगा ये कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, हो सकता है जो नए हो उनके लिए, अदरवाइज आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको टिक समझ आएगा वो कैसे हो रहा है। डेफिनेशन ओके है सबको? एक बार रीड कर लो, जस्ट एक बार रीड कर लो, और कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो पूछ लो। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, जान गए क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो इसका तो आंसर हमने मैच कर लिया, ये तो ऐसे लिखा हुआ। चलिए अब कैसे लेवल बढ़ा देता है, क्लास 11 12 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा लेवल ही बढ़ा देता है। ये जैम 2018 के आपको दिख रहा होगा,
सो थोड़े से लेवल इंक्रीज हो जाता है क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए, पहले आप लोग आंसर बताइए फिर मैं करूंगा। अरे हो जाएगा आज। क्या आंसर आया, किसने बताया? क्या सी ऑप्शन तो था, बता रखा है। ओके, कोई और बाकी लोग? ए, चलिए, अच्छा ए बता रखा है। ओके, बाकी ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई तो करके देखो कम से कम।
3/10। 3/10 ओके, कुछ का ए आया कुछ का सी आया। चलिए ट्राई करते हैं। तो टाइम भी खत्म हो रहा है, फिर आप लोग परसेंट हो जाएंगे। चलिए, तो कह रहा है कंसीडर द 4 कॉइन्स लेबल्ड एज 1 2 3 4। 4 कॉइन है, लेबल है, उस पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, लेबल कर दिया हमने। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड इन सिंगल टॉस ऑफ ith कॉइन। तो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/4, तीसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, चौथे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 4/4। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अ कॉइन इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम। यूनिफॉर्मली कह रहा है कि 4 कॉइन है, यूनिफॉर्मली एक उठा लो, तो हर कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, क्योंकि यूनिफॉर्मली है ना, जब भी यूनिफॉर्म हो तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। सो 4 कॉइन है, कोई भी एक उठाना है, तो किसी एक कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। एंड फ्लिप्ड, आपने उसको टॉस किया। सो गिवन दैट द फ्लिप रिजल्टेड इन अ हेड। आपको बता दिया कि कॉइन पे जो आया वो हेड आया, तो ये जब बता देते हैं वो इवेंट ए होता है। हम लिखा था ना EJ गिवन ए, तो आपको कैपिटल इवेंट ए जो मैं लिख रहा था पिछले वो गिवन है आपको कि हेड आया आउटकम, तो ये गिवन है। अब द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज लेवल्ड आइदर 1 और 2, तो आइदर 1 और 2 दो इवेंट हो गया, तो एक E1 मान लो 1 E2 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन ए, क्योंकि E1 E2 डिसजॉइंट होगा, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ रिजल्ट्स देखते, जो कि मैंने उतने लिखाए नहीं डिटेल में, लेकिन आप सिंपली प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे स्टार्ट किया था ना, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन ए, तो ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, जैसे सिमिलर वे। सो लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गिवन ए, इस तरीके से होगा। तो गिवन ए चलता रहेगा। अगर मुझे कहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B, सो नो प्रॉब्लम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, गिवन रहेगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के रिजल्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं सिंपली फिर से वैसे लिखूंगा। E1 का मतलब हुआ कि यू आर चूजिंग फर्स्ट कॉइन, ठीक है। E2 का मतलब यू चूजिंग सेकेंड कॉइन, E3 का मतलब चूजिंग थर्ड कॉइन, और E4 का मतलब है चूजिंग फोर्थ कॉइन। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या चाहिए, A है कि रिजल्ट ऑन कॉइन जो है, जो फ्लिप्ड कॉइन एक्चुअली इज हेड, ये गिवन है आपको। तो आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन A, क्योंकि फर्स्ट कॉइन या सेकेंड कॉइन कोई भी एक कॉइन है, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A। ये ओके है, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, दोनों कैसे आ सकता है ना, मतलब एक ही कॉइन तुम चूज करो, दोनों कैसे चूज करोगे। तो अगर हेड आया तो दोनों पे एक साथ कैसे आएगा, तो एक ही पे आएगा, इसलिए इंटरसेक्शन 5 है। अब मुझे E1 गिवन A चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A बाय यूजिंग बेस थ्योरम फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा, बेस थ्योरम फॉर्मूला यूज करो, E1 इंटू A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहो तो अलग से पहले फाइंड कर लो, है ना, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर अलग से फाइंड करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A सेपरेटली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A गिवन EI, I फ्रॉम 1 to यहाँ 4 होगा, ये था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A गिवन EI। दिख रहा, सो सिंपली इसको मैं पुट करूं अगर,
सो इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4 लाइक दिस. सो E1 था कि यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द कॉइन विथ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी 1/4 ए गिवन E1. अगर तुमने फर्स्ट कॉइन चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगी, तो बता रखा था 1/4. क्या प्रोबेबिलिटी सेकंड कॉइन चुनने की, E2 की. अगर तुमने सेकंड कॉइन चुना, जिसको समझ ना आ रहा हो तुम क्लियरली पूछना मुझसे कि कैसे लिखा. तो E1 इंटू ए गिवन E1, E2 ए गिवन E2. अगर हमने सेकंड कॉइन चूज किया तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी गिवन था 2/2, तो ये 2/2. थर्ड कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी, अगर थर्ड कॉइन चूज किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी. फोर्थ कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी, अगर फोर्थ कॉइन चूज किया तो हेड की प्रोबेबिलिटी. तो फाइनल कितना आ गया, तो 1 + 2 + 3 + 4 4 9 10. एक मिनट, यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना. ये सेकेंड कॉइन चूज करने प्रोबेबिलिटी 1/4 और अगर सेकेंड कॉइन चूज किया तो प्रोबेबिलिटी 2/4. ठीक है ना. सो 10/16 देख लो. सो ये आ गया ए की प्रोबेबिलिटी 10/16. सो यहाँ भी अब देख लो, पुट कर लो बस. सो यहाँ पे E1 था 1/4 और ए गिवन E1. अगर फर्स्ट कॉइन चूज किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और यहाँ 10/16. तो फाइनली आ गया 1/10. चेक करो. और यहाँ पे ऐसे ही सेकेंड कॉइन चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/4. अगर सेकेंड कॉइन चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आएगी 2/4 और यहाँ था 10/16. तो ये 2/10 आ गया. सो 2/10 1/10 ऐड करना था. तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन में वो ये है 1/10 + 2/10, 1/10 + 2/10, 3/10. चेक करो, सी आएगा. सिर्फ फर्स्ट कॉइन के लिए इसने फाइंड किया, उसका 1/10 आया होगा. सेकेंड कॉइन के लिए 2/10 आ रहा है. इज इट फाइन? ओके. सो अगर कुछ डाउट है तो किसको देख लीजिए. सो इसमें दिया था कि फर्स्ट और सेकेंड कॉइन है ना, द लेवल्ड वाज आइदर दिस. तो मैंने फर्स्ट कॉइन को E1 E2 E3 4 लिया. ए था कि गिवन आउटकम ये है और उसके हिसाब से हमने फाइंड किया. अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हमने थ्योरीज कवर कर लिए ये वाले. तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम PYQ करेंगे. सो मैं अभी शेयर करूंगा आपसे. सो अरे यार यही फिर खुल गया. सो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्या करेंगे, अरे क्या कर रहा हूँ मैं सेम में सिलेबस खोलना है ना, मुझे सिलेबस खोलना है, सॉरी. सो मैं कहना चाह रहा हूँ जो सिलेबस है उसकी थ्योरीज हमने कंप्लीट कर ली है. इसमें एक एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है कि मीनिंग क्या है. अब ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं. आपके पास ये पेपर अवेलेबल है ड्राइव में, आप ट्राई करके आओ. मैं एक जगह इकट्ठा करके आपको असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, ग्रुप में भेज दूंगा. अभी या देखता हूँ कि बच्चों को दे रखा है काम मैंने अलग करने का, तो वो करके फिर आपको वो आप ट्राई करके आओ नेक्स्ट क्लास में एंड देन यू आस्क डाउट्स. ठीक है. और डाउट्स पूछो या फिर मैं एक ही क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करें. दोनों तरीका है. जो बच्चा ट्राई करके आएगा पहले डाउट ही डिस्कस कर लो, नहीं ट्राई करके आओगे तो फिर सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा. तो जैसे भी आपको बेटर लगे, है ना, उस तरह से है. तो बेटर आप ट्राई करके आओ ताकि आपको ये समझ आए कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, कौन से क्वेश्चन आपके लिए ईजी है. तो जो दिक्कत है वो पूछ लो, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम देना था, आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है. कैसे इंक्रीज करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके. वो चीज़ें जो कमियां रह जाएगी वो मैं हूँ, फिर मैं वो आपको हेल्प करूँगा उसमें. ये चीज़ें ठीक है. तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट.